नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष उपाध्याय डीएवी पीजी कॉलेज सिवान के इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर कार्यरत हूँ। आज मैं आपसे पब्लिक फिनांस के एक बड़े ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। वैसे तो ये जो टॉपिक है ये आपके बीए पार्ट 2 के सिलेबस में है और आगे चलकर ये पीजी में भी विस्तार से हमें पढ़ना है। पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स, सार्वजनिक वस्तु और निजी वस्तु, कैसे हम पहचान करेंगे कि कौन सी वस्तु सार्वजनिक वस्तु है और कौन सी वस्तु निजी वस्तु है। इनके बीच में क्या अंतर पाया जाता है, तो जो सबसे पहली समस्या आती है वो आती है प्रोविजन ऑफ गुड्स की, यानी कि वस्तुओं का प्रावधान कैसे किया जाएगा। ठीक है, अब एक ऐसी वस्तु होती है जो बायर और सेलर के द्वारा किसी बाजार में, बाजार इन द सेंस ये नहीं है कि जहां पे एक स्पेशल एक स्थान हो और उस जगह पे बाजार, हमारा तात्पर्य यह है कि जहां पे किसी वस्तु को कंज्यूमर डिमांड करता है और सप्लायर उसकी सप्लाई करता है और अलग अलग प्राइस पे हम डिफरेंट यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं और सप्लायर अपने लाभ के हिसाब से उसकी सप्लाई को विभिन्न कीमतों पर उसको सप्लाई करता है। तो अगर इसके माध्यम से किसी वस्तु का निर्धारण होता है तो वो निजी वस्तु कहलाएगा। ठीक है, जहां पे बायर और सेलर, ठीक है, या कंज्यूमर, ठीक है, डिमांड करेगा और सप्लायर सप्लाई करता है। इसके माध्यम से जब किसी वस्तु की कीमत निर्धारित होती है और हम उसकी मांग करते हैं तो उस वस्तु पे हमारा निजी अधिकार होता है और वो प्राइवेट गुड्स की श्रेणी में आता है। ये एक ऊपरी, या जिसे कह सकते हैं कि एक आसानी से समझने के लिए एक व्याख्या है, लेकिन हम इसी के आधार पे प्राइवेट गुड्स को कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। प्राइवेट गुड्स को और पब्लिक गुड्स को कैटेगराइज करने के लिए, उसको कैटेगराइज करने के लिए हमें कुछ स्पष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखना होगा। पहले मैं आपसे पब्लिक गुड्स की अब चर्चा करना चाहता हूं। सार्वजनिक वस्तु कौन सी वस्तु होगी? निजी वस्तु को तो आपने देखा कि बायर और सेलर के माध्यम से जिसका कीमत निर्धारित होता है और उसके हिसाब से हम जब उसके डिफरेंट यूनिट्स की डिमांड करते हैं और उसको सप्लायर अपने हिसाब से सप्लाई करता है, तो वहां पे जहां पे निर्धारित होता है उस वस्तु की मांग निर्धारित होती है, उस वस्तु की पूर्ति निर्धारित होती है और इस मैकेनिज्म, प्राइस मैकेनिज्म के माध्यम से जब वो वस्तु निर्धारित होती थी तो वो एक निजी वस्तु के रूप में हमें दिखलाई पड़ती है। अब हम सार्वजनिक वस्तु के कुछ महत्वपूर्ण लक्षणों को डिस्कस करेंगे। देखिए, पब्लिक गुड्स जो होता है उसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि बाय नेचर ये कैसा होता है, नॉन राइवल होता है, यानी कि इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है। अर्थात अगर कोई एक व्यक्ति किसी वस्तु की किसी इकाई का उपभोग करता है
तो वो ऐसा नहीं होगा कि जो दूसरा वस्तु है उसके लिए उस इकाई का उपभोग कम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है, वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अगर उसका उपभोग करता है तो उसकी कुल क्वांटिटी में वो एक यूनिट या जो जिस चीज को हम कंज्यूम कर रहे हैं वो दूसरे के लिए कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि हम इसका सामूहिक उपभोग करते हैं, कलेक्टिव कंजम्पशन कर सकते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए जस्टिस सिस्टम, हमारी जो न्याय व्यवस्था है, पुलिस सिस्टम, जो हमारे लिए लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए पुलिस सिस्टम को रखा गया है। डिफेंस, हमारे देश की रक्षा के लिए जो डिफेंस सिस्टम हमारे लिए जो रखा गया है। इसके अलावा एक ऐसा स्ट्रीट लाइट है जैसे, जिसका वो एक लोकल पब्लिक गुड्स का एक उदाहरण होगा, लेकिन उसका उपभोग सभी लोग करेंगे, उस मोहल्ले से जितने लोग गुजरेंगे वो सभी लोग करेंगे। ठीक, एक ओवर ब्रिज हो गया किसी शहर में, तो उस ओवर ब्रिज पे जितने लोग वहां से पास होते हैं वो सभी लोग हो सकते हैं। किसी एक का जाना वहां से दूसरे के लिए ये कम नहीं करेगा कि आप भाई इसको क्यों आप जा रहे हैं, या आप जा रहे हैं तो दूसरा व्यक्ति ना जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो बाय नेचर ये गुड्स कैसे हैं, इनकी क्या विशेषता है? तो एक पहली महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं कि ये नॉन ड्राइवल है, यानी इनमें प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है। इसका एक साथ सभी लोग उपभोग कर सकते हैं, एक साथ सभी लोग आनंद उठा सकते हैं। ठीक, दूसरा एक महत्वपूर्ण विशेषता हम देखते हैं कि जो पब्लिक गुड्स होता है वो नॉन एक्सक्लूडेबल होता है। ठीक, एक्सक्लूडेबल का मतलब एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पर आधारित है। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अपवर्जन का नियम। अपवर्जन का नियम क्या कहता है कि जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं है, क्रय शक्ति नहीं है, तो उसको हम उस वस्तु का उपभोग करने से वंचित रह सकते हैं, उसको उस वस्तु का कंज्यूम करने से हम वंचित रख सकते हैं। तो जिसके पास परचेजिंग पावर होगा वही उसका कंज्यूम करेगा, जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं होगा उसको कंज्यूम नहीं कर पाएगा। तो इस सेंस में ये क्या है, नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी कि आप इसको इसलिए नहीं रोक सकते हैं कि उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, या वो व्यक्ति उस वस्तु के लिए पैसा, परचेजिंग पावर नहीं है, और वह व्यक्ति उस वस्तु के लिए पैसा नहीं देना चाहता है। ठीक है, जैसे आपका जो डिफेंस सिस्टम है, एग्जाम्पल के लिए जो राष्ट्रीय सुरक्षा आपका हमारी देश के द्वारा किया जाता है, तो क्या हम दूसरे व्यक्ति को सीमाओं से रोक सकते हैं कि नहीं, फला व्यक्ति के लिए ये नेशनल डिफेंस सिस्टम लागू है और फला व्यक्ति के लिए नेशनल डिफेंस सिस्टम लागू नहीं है? ऐसा नहीं हो सकता है। या कोई विदेशी मान लीजिए आता है, तो क्या हम उस समय उसको कहेंगे कि नहीं, आपने चूंकि परचेजिंग पावर आपने हमारे लिए इसमें पैसा नहीं दिया है इसके लिए, तो हम आपको डिफेंस सिस्टम नहीं मुहैया कराएंगे? वो बाय नेचर कैसा है, वो गुड बाय नेचर ही ऐसा है कि उसको सभी एक साथ कंज्यूम करेंगे, और हम किसी को स्पेशली रोक नहीं सकते हैं कि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है तो आप उसे उसका उपभोग नहीं करने देंगे। तो ये बाय नेचर क्या हो गया, नॉन एक्सक्लूडेबल हो गया। ठीक, ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण विशेषता है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का। ठीक है, यानी कि जो पहला विशेषता आपने देखा वो क्या था, वो था कि आप वस्तुएं जो होती हैं, सार्वजनिक वस्तुएं, वो गैर प्रतिद्वंदी होती हैं, उसमें प्रतिद्वंदिता नहीं पाई जाती है। किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया गया उपभोग किसी अन्य व्यक्ति के उपभोग में कमी नहीं लाएगा। ठीक है,
दूसरा क्या हो गया कि हम किसी व्यक्ति को इसलिए मना नहीं कर सकते कि उसके पास परचेजिंग पावर नहीं है। ठीक है, अगर हम इसी को उलट के कहें तो जो दूसरा गुड्स बनता है वो इन विशेषताओं के ठीक उलट जो विशेषताओं वाला वस्तु होगा वो प्राइवेट गुड्स होता है, निजी वस्तु। निजी वस्तु बाय नेचर कैसी होती है? निजी वस्तु प्रतिद्वंदिता पाई जाती है, यानी कि एक व्यक्ति जब इसका उपभोग करेगा तो वो किसी कीमत पे करता है, किसी एक टर्म्स पे करता है। वो क्या टर्म्स है कि दूसरे व्यक्ति के उपभोग में कमी लाकर ही एक व्यक्ति अपने उपभोग में वृद्धि करता है। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल के लिए ब्रेड आप लेते हो मार्केट से, किसी काम के ले सकते हो, सैंडविच बनाने के लिए मान लेते हो। ठीक, तो अगर उस ब्रेड की 500 इकाइयां हैं, अवेलेबल है मार्केट में, तो आपका एक इकाई आपने अगर कंज्यूम कर लिया तो अब कितनी रह गई? 499। यानी कि दूसरे व्यक्ति के उपभोग में आपने क्या किया? कमी लाया। यानी कि अगर WA प्लस WB दो व्यक्ति मान लीजिए किसी वस्तु को कंज्यूम करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति 100 इकाई कंज्यूम करता है और दूसरा व्यक्ति 100 इकाई कंज्यूम करता है और 200 इकाइयां हैं उस वस्तु की। ठीक, और मान लीजिए हमने एक एजम्पशन मान लिया कि 2 ही व्यक्ति हैं मार्केट में, तो जब एक व्यक्ति उसका कंज्यूम करेगा तो दूसरे व्यक्ति के कंजम्पशन में कमी लाकर ही करेगा। अगर A मान लीजिए 101 यूनिट खरीदता है तो फिर B 100 नहीं खरीद सकता है, उसको 99 पे आना पड़ेगा। ठीक, अगर A 150 खरीदता है तो फिर B को अपने, चूंकि 200 यूनिट्स ही हैं मार्केट में अवेलेबल है, तो फिर उसे 50 ही खरीद पाएगा। तो प्राइवेट गुड्स की, निजी वस्तु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या हो गई कि जब एक व्यक्ति उसका उपभोग में वृद्धि करता है तो दूसरे व्यक्ति को अपने उपभोग में कमी लाना पड़ेगा। तो ये बाय नेचर कैसा हो गया? राइवलरी हो गया, यानी इसमें प्रतिद्वंदिता का लक्षण पाया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये एक्सक्लूडेबल होता है। अपवर्जन का नियम इस पे क्या होगा? लागू होगा। यानी कि जिसके पास परचेजिंग पावर नहीं होगा तो वो वस्तु का उपभोग वो व्यक्ति नहीं कर सकेगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जितनी भी अपने लिए वस्तुएं खरीदते हैं, आप जाते हैं दुकान पे, कोई जींस का पैंट खरीदते हैं, कोई शर्ट खरीदते हैं, कोई ज्वेलरी खरीदते हैं अपने लिए, या जो भी चीज़ें आप खरीदते हैं XYZ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? कीमत आपको चुकानी पड़ती है। परचेजिंग पावर, आपके पास क्रय शक्ति होनी चाहिए। ठीक है, और क्रय शक्ति होने के साथ आप उस वस्तु के लिए इच्छा रखते हैं और उसको खरीदते हैं मार्केट से, पैसा उसके लिए पे करते हैं। अगर आप उसके लिए पैसा आपके पास अगर नहीं है, उस वस्तु को जितनी खरीदने के लिए आवश्यकता है, तो क्या आप उसको कंज्यूम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो ये प्राइवेट गुड्स का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक गुण हुआ, कैरेक्टर हुआ आपका। क्या होता है वो? बाय नेचर एक्सक्लूडेबल होता है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू होता है। ठीक है, अपवर्जन का नियम लागू होता है। जैसे आपका केबल है, टेलीविजन, तो केबल कंपनी किसको देती है? जो उसके लिए फीस देता है, जो उसके लिए चार्ज करता है। ठीक है, जो उसके लिए पेड नहीं करेगा उसको वो सुविधा नहीं प्राप्त होगी। ठीक, तो आपने प्राइवेट और पब्लिक गुड्स की ये 2 महत्वपूर्ण विशेषताओं के आधार पर देखा कि इनको आप कैसे कैटेगराइज करेंगे, कौन सी वस्तु सार्वजनिक वस्तु है, कौन सी वस्तु निजी वस्तु है। अक्सर देखा जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं, पिछले क्लासों में मैंने भी देखा कि सार्वजनिक वस्तु का जब हम जिक्र करते हैं तो वो कहते हैं कि सार्वजनिक वस्तु है जिसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, बट जब आप इन 2 कैरेक्टर्स को नहीं बताएंगे तो इन
जब तक आप इसे नहीं डिफाइन करेंगे, केवल इस आधार पे नहीं आप कह सकते हैं कि इसकी व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है, तो ये सार्वजनिक वस्तु ही हो गया। और बहुत से स्टूडेंट इसमें रेलवे को जोड़ते हैं और भी जितनी भी सेवाएं, हेल्थ सिस्टम को जोड़ते हैं, एजुकेशन को जोड़ते हैं। ये इस पे हम आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी वस्तुओं की श्रेणी में आएगा, जो कि स्पेशली ये वेलफेयर से रिलेटेड हैं। और जब से कल्याणकारी अर्थशास्त्र की स्थापना हुई, तब से वेलफेयर को बढ़ाने के लिए लोगों के इस तरह का प्रोविजन गवर्नमेंट करती है। लेकिन वो पब्लिक गुड्स का एग्जाम्पल नहीं हो सकता है, उसको हम आगे बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दो कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे आप प्राइवेट और पब्लिक गुड्स में अंतर कर सकते हैं। ठीक, इसको अगर हम एक टेबल के माध्यम से समझें, जैसा आप देख रहे हैं, आप आसानी से देख सकते हैं इसमें। ठीक, एक्सक्लूडेबल और नॉन एक्सक्लूडेबल, और इधर लेफ्ट साइड में रेवलरस और नॉन रेवलरस गुड्स डिवाइड। अब देखिए, जो पहला आप देखते हो, जो कि यहां पे इसमें दोनों लक्षण पाए जाते हैं, यह एक्सक्लूडेबल भी है और राइवलरस भी है। तो जहां एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लागू हो रहा है और राइवलनेस भी है, प्रतिद्वंदिता भी पाई जाती है, तो आप इसको किस में रखोगे? प्राइवेट गुड्स के अंतर्गत रखोगे, दोनों विशेषताओं के आधार पे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए आपका घर हो गया, आपकी निजी वस्तु, कार हो गया आपका। ठीक, आप जो खाते पीते, जो पहनते हैं, आपकी जितनी भी आप अपने लिए पर्सनल यूज करते हो, प्राइस मैकेनिज्म जिसमें के माध्यम से एक मार्केट बिहेवियर की तरह से वो आपका आता है प्राइवेट गुड्स के अंतर्गत। दोनों आपके प्रतिद्वंदिता भी पाई जाती है और एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी लागू होता है। ठीक, जो ये वस्तु है नॉन एक्सक्लूडेबल है, यानी कि एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू नहीं होता है, लेकिन बाय नेचर ये रिवलरस है। तो अगर रिवलरस है तो इसमें कौन सी वस्तुएं आएंगी, इसको हम आगे चल के विस्तार से इस पे चर्चा करेंगे। लेकिन जब इसमें एक आपको दिखाई देता है कि एक कैरेक्टर जो है वो पब्लिक गुड्स का और एक कैरेक्टर जो है वो प्राइवेट गुड्स का है, तो अभी आप बस ये समझिए कि ये एक मिक्स गुड्स का एग्जांपल हो गया। ठीक, ऐसे ही यहां पे आप देखते हो इस वाले कॉलम में, इसमें क्या है, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तो लागू है, बट ये नॉन राइवल है बाय नेचर। तो इसको हम, इसमें क्लब गुड्स आते हैं, बट हम इसको एज अ मिक्स गुड अभी समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए कह सकते हैं। बाद में हम इसका डिस्कस करेंगे कि किन कारणों से एक वस्तु जो होती है वो मिक्स्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, कुछ लिमिटेशंस होते हैं एक्चुअली, जैसे स्पेशियल लिमिटेशंस है। ठीक है, तो जब, और एक कैपेसिटी लिमिटेशन होती है, तो इन सब लिमिटेशंस के कारण कोई भी वस्तु जो होती है ना वो सार्वजनिक रह जाती है, ना प्योर विशुद्ध रूप से वो निजी रह जाती है, वो मिक्स्ड गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। और ये आप देखिए यहाँ पे जो चौथा आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है लास्ट, ये क्या होगा, ये पब्लिक गुड्स होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन एक्सक्लूडेबल है और नॉन रेवलरस है बाय नेचर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सार्वजनिक वस्तु हो गया। इसके दोनों कैरेक्टर इसको सार्वजनिक वस्तु होने की पुष्टि करते हैं। एग्जाम्पल के लिए एनवायरमेंटल, ठीक है, एनवायरमेंट के लिए गवर्नमेंट कोई प्रोविजन करती है, तो क्या वो रोक पाएगी कि नहीं फला व्यक्ति इसका यूज करे और फला व्यक्ति इसका यूज ना करे? नहीं रोक सकती है। और एक व्यक्ति अगर ऐसा तो है नहीं कि वो अगर क्लीन एयर ले रहा है तो दूसरे व्यक्ति को हम कहें कि वो इसे ना ले। ठीक है, तो गैर प्रतिद्वंदी है। आप अपने राष्ट्रीय नेशनल डिफेंस सिस्टम को देखिए, पुलिस सिस्टम को देखिए, जस्टिस सिस्टम को देखिए, तो इनकी सरकार के द्वारा जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं वो सार्वजनिक वस्तु के अंतर्गत आती हैं। आगे हम
मिक्स्ड गुड्स और मेरिट गुड्स के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।